एक समय की बात है, किशनगंज गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था प्रीति। वैसे तो वो दयालु और बहुत प्यारी थी, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे, जिस कारण सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे ही एक दिन प्रीति कॉलेज जा रही थी कि तभी रास्ते में कुछ लड़कियां उसे देखकर हंसते हुए बोली, अरे वो देखो, टकली चुड़ैल जा रही है। पता नहीं इसका जन्म धरती पर हुआ ही क्यों, ये तो धरती की बोझ है। ना ही सूरत अच्छी और ना सर पर एक भी बाल है। उन सभी लड़कियों की बातें सुन प्रीति को बहुत बुरा लगा और वो आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहाँ से चली गई। प्रीति दुखी मन कॉलेज में पहुंची। वहाँ भी सभी लड़के लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाते। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आई और सभी स्टूडेंट से बोली, स्टूडेंट्स, आप सब अपने अपने प्रोजेक्ट लेकर आई है ना? और जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट लेकर नहीं आए वो खड़े हो जाइए। तभी कुछ स्टूडेंट के साथ प्रीति भी चुपचाप खड़ी हो गई। ये देख टीचर बोली, अरे प्रीति, तुम प्रोजेक्ट लेकर क्यों नहीं आई? मैडम, मैंने प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से बनाया था पर लाना भूल गई। इतने में क्लास की एक लड़की हंसते हुए बोली, मैडम, इसे याद कहाँ से रहेगा? इसके सर पर बाल नहीं है ना, इसलिए सबको सर के ऊपर से निकल जाता है। इतना कहते ही पूरी क्लास हंसने लगी। ये देख प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो करती भी क्या। फिर टीचर ने सबको डांट कर चुप कराया। बेचारी प्रीति को अपने घर में भी ताने सुनने को मिलते, क्योंकि घर में उसकी सौतेली माँ कावेरी उसे चैन से जीने नहीं देती। प्रीति जब घर पहुँचती है, आ गई महारानी अपनी मनहूस शक्ल लेकर। पूरा दिन कॉलेज में बिता कर आती है, घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी? माँ, आप मेरी स्वर्गवासी माँ को कुछ मत कहिए, मैं घर का सारा काम करके ही कॉलेज जाती हूँ। मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा, अपनी मरी हुई माँ के साथ मर क्यों नहीं गई? अपनी स्वर्गवासी माँ के बारे में सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगा और वो रोते रोते अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी। प्रीति घर का सारा काम करती थी, लेकिन काम में गलती होने पर उसकी सौतेली माँ कावेरी उसे खूब मारती थी। एक दिन प्रीति किचन में बर्तन धो रही थी, तभी गलती से उससे कांच का ग्लास छूटकर नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। इस बात पर कावेरी उसे बहुत मारती है। माँ, माँ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है माँ। कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? कोई भी काम ढंग से नहीं करती। लगता है भगवान ने तुझे बाल के साथ सर पर दिमाग भी नहीं दिया। नाशपीटी कहीं की, जब देखो तब नुकसान पर नुकसान करती रहती है। माँ, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे कड़वे बोल क्यों बोलती हो? क्योंकि तू है ही इसी लायक। जा यहाँ से और जल्दी से काम निपटा। अब अगर एक भी गलती की तो आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा। कावेरी की एक बेटी भी थी, उसका नाम था नेहा। नेहा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। इस पूरी दुनिया में मेरी जैसी सुंदर लड़की और कोई नहीं है। झील सी नीली आंखें, गोरे गाल और लंबे नागिन जैसे बाल किसी के भी नहीं है। वाओ, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ। नेहा और प्रीति एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। जहाँ प्रीति पढ़ाई में बहुत होशियार थी, वहीं नेहा को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती किया करती। कॉलेज में टीचर से प्रीति की तारीफ सुन नेहा को बहुत ईर्ष्या होती। वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। फ्रेंड्स देखो, मैं आज मार्केट से फैशनेबल हेयर बैंड लेकर आई हूँ। वाओ यार, ये हेयर बैंड तो बहुत ही सुंदर है। क्या मैं एक बार अपने बालों पर लगाकर देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतने में वहाँ प्रीति आई। तभी नेहा बोली, लो आ गई मैडम अपना टकला चांद लेकर। नेहा, ये तो तेरी बहन है ना, इसे भी कभी अपने साथ शॉपिंग करने ले जाया कर। इसका भी तो मन करता होगा मेकअप किट और हेयर बैंड वगैरह खरीदने का। क्या यार, तुम भी पागल हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये गंजी अपने सर पर हेयर बैंड कैसे लगाएगी? और ना ही ये सुंदर है, चाहे जितना भी मेकअप किट लगा ले, रहेगी काली बंदरिया की बंदरिया ही। ये कहते हुए सभी जोर जोर से हंसने लगे। तभी वहाँ टीचर आई और सभी चुप हो गए।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। हमारे कॉलेज में बहुत बड़े लेवल का फैशन शो होने वाला है, इसलिए आप सब उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर ले। ये सुन नेहा खुश होते हुए बोली, वाओ फैशन शो, फिर तो मैं ही सबसे सुंदर दिखूंगी और विनर भी मैं ही बनूंगी। हाँ यार, तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की इस पूरे कॉलेज में नहीं है, विनर तो 100% तुम ही बनोगी। तभी कुछ लड़कियों को फैशन शो की चर्चा करते देख प्रीति मन ही मन बोली, काश मैं भी फैशन शो में हिस्सा ले पाती। तभी नेहा की सहेली आरती हंसते हुए बोली, अरे इस टकली को तो देखो, लगता है फैशन शो में भाग लेने का सपना देख रही है। ये उजड़ा चमन और काली शक्ल देखकर कोई भी इसे स्टेज पर कदम भी नहीं रखने देगा, हिस्सा लेना तो दूर की बात है। क्यों फ्रेंड्स? प्रीति को सबकी बातों का बहुत बुरा लगा और वो बिना कुछ कहे घर लौटकर स्वर्गवासी माँ की तस्वीर के आगे रोने लगी। माँ, मुझे अब छोड़कर क्यों चली गई? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हर कोई बस मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाता है। मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। तभी कावेरी चिल्लाते हुए बोली, अरे आते ही किसका माता मनाने लगी? कमरे से बाहर निकल और जल्दी से खाना बना, नेहा बेटी आती ही होगी। इतने में खुश होते हुए नेहा कॉलेज से घर आई और माँ कावेरी से बोली, माँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे अपने लिए मेकअप किट और एक सुंदर सी ड्रेस खरीदनी है। अगले हफ्ते कॉलेज में फैशन शो कंपटीशन होने वाला है, मुझे उसकी फुल तैयारी करनी है। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने पैसे लिए थे बेटा। हाँ, पर वो पैसे तो मैंने घूमने फिरने में खर्च कर दिए। ओह अच्छा ठीक है बेटी, पहले कुछ खा लो, सुबह तुम कॉलेज नाश्ता किए बिना ही चली गई थी। वहीं पास में खड़ी प्रीति ये सब सुन रही थी। फिर वो हिम्मत कर सौतेली माँ कावेरी से बोली, माँ मुझे भी कुछ पैसे दे दो, मैं भी फैशन शो में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ये सुनते ही कावेरी भड़क गई और बोली, तुझे शर्म नहीं आई पैसे मांगते हुए? एक तो हमारे टुकड़ों पर पल रही है, ऊपर से तुझे पैसे चाहिए? ना शक्ल सूरत अच्छी, ना सर पर बाल। मेरी बेटी की बराबरी करने चली है महारानी। अरे माँ, ये मुझसे बहुत जलती है और फैशन शो जीतने के सपने देख रही है मैडम। पता नहीं इसे अपने ऊपर किस बात का घमंड है, उजड़ा चमन काली बिल्ली कहीं की। प्रीति दुखी होकर घर से बाहर निकल गई और रोते रोते गांव के पास एक जंगल में चली गई। इस कठोर दुनिया से ये जंगल बेहतर है, यहाँ कोई तो होगा जो मेरे दुख को समझेगा। ये कहते हुए प्रीति जंगल के काफी अंदर चली गई। तभी उसे अचानक जाल में एक हिरण दिखाई दिया जो जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ओह बेचारा हिरण, लगता है किसी शिकारी ने शिकार करने के लिए जाल बिछाया होगा और बेचारे हिरण फंस गया। मैं अभी इस प्यारे हिरण को जाल से बाहर निकालती हूँ। ऐसा कहकर प्रीति ने हिरण को जाल से बाहर निकाला। हिरण खुशी से यहाँ वहाँ उछलने लगा और प्रीति के इर्द गिर्द घूमने लगा। जाओ प्यारे हिरण, अब तुम आजाद हो, जी लो अपनी जिंदगी, मेरा क्या है, मैं जीकर भी क्या करूँगी अब। ये कहते हुए प्रीति रोने लगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ और हिरण गायब हो गया। उसकी जगह एक सुंदर सी बाल परी प्रकट हुई। उसे देखकर प्रीति बोली, अरे ये क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? नहीं प्रीति, ये सच है, मैं बाल परी हूँ। मैं हिरण के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? फिर प्रीति ने रोते रोते बाल परी को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर बाल परी ने कहा, तुम्हारी कहानी बहुत दुख भरी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे सर पर सोने के बाल आ जाएंगे और तुम बहुत ही सुंदर दिखने लगोगी। इतना बोलकर बाल परी अदृश्य हो गई। फिर परी के कहे अनुसार प्रीति के सर पर सोने के बाल आ गए और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। अपना बदला हुआ रंग रूप देख प्रीति फूली ना समाई और मन ही मन बाल परी का धन्यवाद कर खुश होते हुए घर वापस लौट गई। जब कावेरी और नेहा ने प्रीति को देखा तो बस देखते ही रह गए। अरे माँ, इस टकली के पास सोने के बाल कहाँ से आए? ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है अब। हाँ बिटिया, ये तो बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही है। माँ, मुझे भी सोने के बाल चाहिए। इतना कहकर नेहा ने जलते हुए प्रीति से उसके सोने के बालों के बारे में पूछा। फिर प्रीति ने सच्चाई बताते हुए कहा कि बाल परी ने उसे सोने के बाल दिए। ये सुनते ही नेहा फौरन जंगल की ओर निकल पड़ी। वो बाल परी की खोज करने लगी।
बाल परी, ओ बाल परी, सामने आओ बाल परी, कहाँ हो तुम? ये कहते हुए नेहा बाल परी को जोर जोर से पुकारने लगी, लेकिन सामने कोई नहीं आया। थोड़ी दूर चलने पर नेहा को जाल में फंसा हुआ एक सोने का हिरण दिखाई दिया, जिसे देख नेहा बोली, अरे ये क्या, ये तो सोने का हिरण है। क्यों ना मैं इस हिरण को मार कर बाजार में बेच दूं, इसके बदले मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। बाल परी तो मिली नहीं, ना ही सोने के बाल, चलो यही ठीक है। ये सोचकर नेहा जैसे ही हिरण को मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी वो हिरण गायब हो गया और गुस्से में बाल परी प्रकट होते हुए बोली, लड़की तुम बहुत ही लालची और पापी हो, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। तुम्हें सोने के बाल चाहिए था ना, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे, तुम काली हो जाओगी और तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे हो जाएंगे, तुम बिल्कुल बदसूरत लगोगी, बदसूरत। इतना कहकर बाल परी अदृश्य हो गई। वहीं नेहा के सारे बाल देखते ही देखते सच में झड़ गए और वो काली हो गई। उसके चेहरे पर कई सारे दाग धब्बे भी हो गए, वो बिल्कुल बदसूरत लगने लगी। अरे अरे ये क्या हुआ, अब मैं अपनी शक्ल किसी को कैसे दिखाऊंगी? ये कहकर नेहा रोने लगी। उसे उसके किए की सजा मिल गई। उस दिन के बाद से नेहा ने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख कावेरी बहुत दुखी हुई। फिर उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी ने कभी प्रीति को परेशान नहीं किया। वही फैशन शो के दिन प्रीति तैयार होकर कॉलेज पहुंची। सबकी निगाहें प्रीति पर टिक गई और फैशन शो की विजेता बन प्रीति सोने के बालों की वजह से हर जगह फेमस हो गई और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगी। घमंडी सूरज और नाराज चांद। बहुत समय पहले की बात है। मिर्जापुर नाम के गांव में सूरज के अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का। तभी सूरज चांद से कहता है, अरे भाई एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो तो कोई तुम्हें आदर सम्मान देकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मैं तो जब भी आता हूँ तो पूरी दुनिया जल चढ़ाकर और सूर्य नमस्कार करके मेरा स्वागत करती है, किंतु मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारा स्वागत करते हुए नहीं देखा। चांद और सूरज के वार्तालाप मिर्जापुर गांव के निवासी सुन रहे थे। तभी विकास कहता है, हम तो सिर्फ सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, चांद भी हमारे लिए भगवान समान ही है। चांद भी हमें रोशनी देते हैं। सूरज भगवान तो हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद वो हमें क्या देते हैं? कुछ भी नहीं, सारी रात तो हम सोए रहते हैं, तो फिर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चांद नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका होना ना होना एक ही बात है। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि करवा चौथ वाले दिन इनकी पूजा करके तुम्हारे लिए रखा गया व्रत पूरा होता है? लेकिन शुरुआत तो सूरज भगवान की पूजा से ही होती है। गांव वालों की ये बातें चांद और सूरज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चांद के मुंह पर उदासी छा गई। फिर सूरज चांद से कहने लगा, देखा, मिर्जापुर के लोग भी मुझे ही अपना भगवान मानते हैं और उनकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। परंतु मैं भी तो रोशनी देता हूँ और अगर मैं ना रहूं तो मेरे बिना इनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी जरूरत किसी को नहीं है तो ठीक है, आज के बाद मैं आऊंगा ही नहीं। इसके बाद चांद वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही सारे गांव में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ सितारे होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी ना के बराबर ही थी। अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। मिर्जापुर गांव में बुआई का समय शुरू हो गया था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना होता है। लेकिन चांद के ना होने से बाहर घनघोर अंधेरा होता है। अरे ममता, जल्दी से उठ जाओ, आज खेत की बुआई करने जाना है। जल्दी से उठ जाओ वरना देर हो जाएगी तो बाहर धूप बहुत तेज हो जाएगी, फिर खेतों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बुआई के लिए ही तो जाना है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है।
आप भी सो जाओ जी, और मुझे भी सोने दो। मुझे लगता है बाहर सुबह होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। अरे वो तो आप सही कह रहे हो जी, पर बाहर बहुत अंधेरा है, हम जाएंगे कैसे? ठीक है, फिर बाद में ही चलते हैं। इसके बाद दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। फिर जब सुबह हुई तो दोनों खेतों के लिए निकल पड़े, लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज सर पर आ गया और खेतों में काम करना मुश्किल हो गया। बहुत गर्मी हो रही है जी, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो हालत खराब हो गई। अगले दिन जब वो दोबारा काम के लिए उठते हैं तो बाहर बहुत अंधेरा होता है, और बाद में जब काम पर जाते हैं तब तक तेज धूप हो जाती है। इस समस्या से परेशान होकर विकास सूरज भगवान से कहता है, हे सूर्य देव, अगर आप रात को भी उपस्थित रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आपकी ही पूजा करेंगे। उसके बाद विकास और ममता घर वापस आ जाते हैं। अरे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नींद आ रही है, सोना भी है। लेकिन अभी तो दिन हो रहा है जी, क्या अभी से खाना बना दूं? हाँ, मुझे लगता है आज रात नहीं होगी, तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। ममता खाना बनाकर लाती है और फिर दोनों बैठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन तब भी रात नहीं होती और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, ऐसा करता हूँ जाकर नहा लेता हूँ। इसके बाद विकास नहाने चला जाता है। नहाने के बाद भी बहुत गर्मी लग रही है। तभी बाहर शोर होता है। विकास और ममता बाहर निकलकर देखते हैं तो राजू का बेटा पप्पू बेहोश पड़ा हुआ था। राजू रो रहा था। क्या हो गया मेरे बच्चे, कोई जल्दी से पानी लाओ। फिर ममता जल्दी से पानी लाकर पप्पू के मुंह पर छिड़काव करती है। कुछ ही देर में पप्पू होश में आ जाता है। लगता है दिन रात धूप लगने की वजह से ये बेहोश हो गया है। इसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। लोगों की सारी रात ऐसे ही कट जाया करती। इतनी गर्मी में तो हम लोग मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी ना होती और हम लोग चैन से सो पाते। चुप रहो तुम, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकती? ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन मिर्जापुर के लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाते और देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। ना तो तुम चांद का अपमान करते और ना तो वो यहाँ से जाते। इसके बाद विकास बाहर जाकर सूर्य देवता से प्रार्थना करता है। हे सूर्य देवता, अब से आप केवल दिन में ही रहिए, हम आपकी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। रात को हमें चांद की ही जरूरत है। इसके बाद विकास और सभी गांव वाले चंद्रदेव को पुकारने लगते हैं। हे चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी सूरज की। हाँ चंद्रदेव, जहाँ दिन सूरज के बिना अधूरा है, वहीं रात आपके बिना अधूरी है। अब से हम आपकी भी उसी तरह पूजा करेंगे जिस तरह सूर्य देव की करते हैं। ठीक है, मैं रात में तुम लोगों को रोशनी देने के लिए फिर से उपस्थित रहूंगा। इसके बाद सूर्य देव भी वहाँ आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, अब मुझे समझ आ गया है कि जितनी जरूरत इस दुनिया को मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है। उसके बाद सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने सर झुकाकर चांद का स्वागत किया। सभी गांव वाले पूरे एक हफ्ते बाद चैन की नींद सोए। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने चांदी की चूड़ियों की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले कनिका और राधा नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ सावित्री के साथ रहती थीं। सावित्री की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम खुशी था। खुशी और सावित्री राधा और कनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं और उनसे घर का सारा काम करवाती थीं।
अरे ओ राधा की बच्ची, कहाँ मर गई? जी माँ, बोलिए क्या हुआ? सुन, मेरी बेटी का आइसक्रीम खाने का मन है, ये ले पैसे और आइसक्रीम लेकर आ। और हाँ, चॉकलेट फ्लेवर ही लाना। माँ, आइसक्रीम खाने का मन तो मेरा भी है, आप थोड़े से पैसे और दे दो ना। राधा के इतना कहते ही सावित्री राधा को बहुत तेज थप्पड़ मारती है और धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। जब देखो मेरी बेटी की चीजों पर नजर लगाती रहती है। खड़ी हो और मेरी बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आ। रोते रोते राधा वहाँ से चली जाती है। रास्ते में राधा मन ही मन कहती है, पिताजी ने अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली, खुद तो वो मजे से शहर में है, लेकिन यहाँ पर मेरी और दीदी की जिंदगी सौतेली माँ ने नर्क बना रखी है। राधा सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी पीछे से एक चोर आता है और उसके पैसे छीनकर भाग जाता है। अरे चोर, पकड़ो चोर को, मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, चोर बहुत दूर भाग चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं आइसक्रीम कैसे खरीदूंगी? और अगर मैंने आइसक्रीम नहीं खरीदी तो माँ मुझे बहुत मारेंगी और मेरी बातों का विश्वास भी नहीं करेंगी। लेकिन राधा हिम्मत करके आइसक्रीम की दुकान पर जाती है और आइसक्रीम वाले से कहती है, अंकल जी, एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। जरूर बेटा, लाओ पैसे दो। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या यहाँ पर फ्री में लंगर बांट रहा हूँ? जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है कोई भी। जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राधा घर पहुँचती है। क्यों री कलमोही, इतना समय क्यों लग गया आने में? और आइसक्रीम कहाँ है? माँ, वो आइसक्रीम। क्या वो कर रही है? कहाँ है आइसक्रीम, जल्दी बता। माँ, एक चोर सारे पैसे छीन कर ले गया, मैं आइसक्रीम नहीं खरीद पाई। अरे माँ, ये देखो कितना झूठ बोल रही है, उन पैसों से इसने खुद ही आइसक्रीम खा ली होगी। दोनों माँ बेटी मिलकर राधा को पीटने लगती हैं। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, जा यहाँ से और घर का काम कर, हरामखोर कहीं की। रोते रोते राधा अपनी बड़ी बहन कनिका के पास आती है और सारी बात बताती है। बहन, तुम रो मत, मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया। दीदी, हमें इन दोनों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन दोनों ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। तो चिंता मत कर बहन, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें मिलकर घर का सारा काम करती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका सावित्री के पास जाती है और कहती है, माँ, घर का सारा काम हो गया, अब हमें खाना दे दो और राधा का भी खाना दे दो। अभी राधा छोटी है, उससे गलती हो गई, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आगे से कभी भी वो ऐसा नहीं करेगी। माँ, आप राधा को खाना मत देना, उसने मेरी आइसक्रीम खाई है, उसको आप खाना मत देना, और आप अगर उसको खाना दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, ऐसे मुंह मत फुलाओ, मैं उसको खाना नहीं दूंगी बेटा। इतना कहकर सावित्री कनिका को एक रोटी देती है। ये पकड़ एक रोटी और जा यहाँ से, और अगर अब कुछ बोलेगी तो तेरा भी खाना बंद कर दूंगी मैं। कनिका एक रोटी लेकर राधा के पास आती है और कहती है, राधा, खाना खा ले, मैंने तो खा लिया, एक रोटी मैंने तुम्हारे लिए बचा दी है, ये तुम खा लो, लेकिन माँ को मत बताना कि मैंने तुम्हें रोटी दी थी। आप झूठ बोल रही हो दीदी, मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया है, ये रोटी आप ही खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसे आधा आधा खा लेते हैं। दोनों बहनें उस रोटी को आधा आधा खा लेती हैं और रोटी खाकर चुपचाप सो जाती हैं। अगले दिन सावित्री राधा और कनिका को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुनो तुम दोनों, ये लो पैसे और बाजार से जाकर फल और सब्जियां ले आओ। और हाँ,
आज तुम दोनों बाजार बिना चप्पल के जाओगी, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन माँ, बाहर तो इतनी तेज धूप है, हम नंगे पैर कैसे चलेंगे? मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, जाओ यहाँ से, बाजार से सब्जियाँ लेकर आओ, नहीं तो प्रेस से तुम्हारे हाथ जला दूंगी। रोते रोते दोनों बहन बाजार चली जाती हैं। बाहर धूप बहुत तेज थी, दोनों के पैर जल रहे थे। दीदी, मेरे पैर जल रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। राधा, तू एक काम कर, इस पेड़ के नीचे बैठ जा, मैं सब्जियाँ लेकर आ जाती हूँ। तभी कनिका और राधा के पास एक बुढ़िया आती है। अरे बेटी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक छोड़ दोगी? बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। आइए दादी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके सामान और आपको घर छोड़ देते हैं। दोनों बहनें बुढ़िया का सामान लेकर बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका और राधा बुढ़िया के घर पहुंच जाती हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों तो बहुत ही संस्कारी हो। लेकिन बेटी, तुम दोनों इतनी गर्मी में कहाँ जा रही थी और तुम नंगे पैर क्यों हो? बूढ़ी औरत की बात सुनकर राधा रो पड़ती है और कहती है, दादी, हमारे घर में हमारी सौतेली माँ है जो हम पर बहुत अत्याचार करती है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, हमें नंगे पैर इतनी धूप में बाजार में सब्जी लाने को भेज दिया। हे भगवान, तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही दुष्ट औरत है। ऊपर वाला ऐसी सौतेली माँ किसी को ना दे। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उन दोनों को एक नदी के पास ले आती है। बेटी, ये सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है। हे जादुई नदी, इन दोनों बहनों की मदद करो। तभी उस नदी से सोने और चांदी की चूड़ियाँ बाहर निकल कर आती हैं। बेटी, तुम ये चूड़ियाँ रख लो, ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं, ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेंगी। उसके बाद दोनों बहनें चूड़ियाँ लेकर अपने घर चली जाती हैं। अब जब भी सावित्री राधा और कनिका को मारती थी तो राधा और कनिका बहुत हंसती थी। उन दोनों पर मार का कोई असर नहीं होता था और अब वो दोनों अपनी सौतेली माँ से खाना भी नहीं मांगती थी। वो दोनों सोने और चांदी की चूड़ियों से ही खाना मांगती थी और सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की मदद से घर का सारा काम भी कर लेती थी। माँ, आप देख रही हो ना, आज के लिए दोनों बहनें कुछ ज्यादा ही खुश रहती हैं और अब तो आपसे खाना भी नहीं मांगती और तो और घर का काम भी बहुत जल्दी कर लेती है। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं लेकिन कोई असर ही नहीं है इन दोनों पर। मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आज से हम दोनों इन दोनों पर नजर रखेंगे। दोनों माँ बेटी छुपकर राधा और कनिका पर नजर रखने लगी। एक दिन राधा और कनिका सोने और चांदी की चूड़ियों से खाना मांगती हैं, तो वो सब सावित्री और प्रिया देख लेती हैं। अरे माँ, इन दोनों के पास तो सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं। माँ, ये चूड़ियाँ मुझे भी चाहिए। इसके बाद सावित्री और खुशी राधा और कनिका के कमरे में जाती है और उनसे चूड़ियाँ छीन लेती है। इसके बाद खुशी और सावित्री अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लेती हैं, लेकिन चूड़ियाँ पहनते ही उन दोनों को बहुत तेज करंट लगता है। अरे माँ, इन चूड़ियों में तो करंट आ रहा है, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। राधा, कनिका, बेटियों मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, रोको ना इनको। सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ, इन्हें माफ कर दो, इन्हें छोड़ दो। राधा के इतना कहते ही सावित्री और खुशी के हाथों में से चूड़ियाँ निकल जाती हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हम आज के बाद तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। उस दिन से खुशी और सावित्री दोनों राधा और कनिका से अच्छा व्यवहार करने लगीं। अब सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे।